देखिए आज हम लोग ये स्पेशल सेशन इसी के लिए रखा गया है क्योंकि बहुत से बच्चों से मेरी जो बात हुई और उनका कहना है कि सर लिखना कैसे पता ही नहीं चलता। क्या लिखना है, कैसे सवाल आएंगे, उसके लिए आंसर का फॉर्मेट क्या होगा। आज इसी को लेकर के ये स्पेशल सेशन रखा गया है ताकि आपको लिखने में कोई परेशानी ना आए। देखिए जो नेचर ऑफ क्वेश्चनिंग है सबसे पहले उसको समझना है कि कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं और उसको टैकल आप कैसे करेंगे। गोइंग टू द मेन सब्जेक्ट, उससे पहले मैं आपको यह गाइड कर दूं कि मेंस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। मेंस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, एक सिचुएशन रखता हूं आपके सामने। दो कैंडिडेट्स हैं ए और बी। 1000 नंबर का मेंस है। कितने नंबर का मेंस है? 1000 नंबर का मेंस है। ए का आया 800 और बी का आया 700। इंटरव्यू क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ये तो हमें पता है, राइट। अब मान लो 30 का क्वालिफाइंग था। कितने का क्वालिफाइंग था? 30 का क्वालिफाइंग था। इस 800 वाले का दिन अच्छा नहीं था, जस्ट पास मार्क्स मिला इसे। कितना मार्क्स मिला? जस्ट पास। और इसका दिन बड़ा अच्छा था बी का। इंटरव्यू वाला भी दिन एक विशेष दिन होता है, एक खास दिन होता है, मार्क करके चलिएगा। इसका बड़ा अच्छा दिन था और इसका कितना आ गया? 100 में बोर्ड इतना इंप्रेस हुआ कि उसको 90 मार्क्स दे दी। लेकिन फिर भी जज कौन बनेगा? द मेन थिंग इज कि आप मेंस में कितना लाते हो, यही डिसाइडिंग फैक्टर है, यही आपको जज बनाएगा। प्री तो क्वालिफाइंग है, क्वालिफाई बस कराता है कि आपको कहां तक पहुंचा देता है, मेन जो दंगल का स्थान है वहां पहुंचा देता है कि हाँ बेटा अब दंगल में कूद जाओ और पहलवानी शुरू कर दो। तो दंगल में बस वो आपको एंट्री कराता है, वो एंट्री गेट है और कुछ नहीं है। फेयर एक्ट पे थोड़ा कमांड करना है और प्रैक्टिस क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं, आपको एंट्री मिलने का चांसेस ज्यादा से ज्यादा हो जाता है। लेकिन ये वाला एस्पेक्ट बड़ा क्रूसियल है, ये पहलू जो है ये सबसे क्रूसियल है, इसको ही सबसे ज्यादा महत्व देना है। ठीक है, क्या हुआ, सीट नहीं मिल रही? गुड मॉर्निंग पूजा। तो आज हम लोग इस मसले पे बात करने के लिए आए हैं कि मेंस का क्या अप्रोच होगा, कैसे हम लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सबकी समस्या है, करीब करीब सबकी समस्या है। अब मैं थोड़ा सा पर्टिकुलरली बात करूंगा कि किस टाइप का समस्या आप लोग फेस करते हो, कैसा समस्या आता है आपको मेंस आंसर लिखने में, स्टार्ट कैसे करें। ये सबकी समस्या है। अच्छा, स्टार्ट करना कि मतलब लिखे क्या, शुरू कैसे करें, है ना। अच्छा, अगर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो उसकी शुरुआत कैसे होगी, और अगर सैद्धांतिक प्रश्न है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, तो उसकी शुरुआत कैसे होगी। ये बड़ी समस्या है, ये एक बड़ी समस्या है कि शुरू कैसे करें, क्योंकि बीच में तो लिखना आता है लेकिन शुरुआत में क्या लिखे, ऐसा क्या लिखे कि वो एग्जामिनर को इंप्रेस कर दे। ये बड़ा एक चुनौती वाली बात है। शुरू करते हैं इसको सैद्धांतिक प्रश्न से, थियोरेटिकल क्वेश्चन। सबसे पहले थियोरेटिकल क्वेश्चन अगर डायरेक्ट है, सैद्धांतिक नेचर का है, तो उसमें आप परिचय लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन। अच्छा, इंट्रोडक्शन कितना बड़ा हो सकता है, कितना लाइन लिखोगे इंट्रोडक्शन? हाँ, बिल्कुल सही, 4 से 5 लाइन, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इंट्रोडक्शन आपने लिख लिया। अब उसके बाद क्या लिखें? तो उसके बाद लिखेंगे कि यहां कौन से प्रावधान लागू हो रहे हैं, जो आवश्यक प्रावधान है सवाल के अनुरूप, उसकी चर्चा आप करेंगे।
कि इस क्वेश्चन में ये प्रोविजन ऑफ द लॉ अट्रैक्ट हो रहा है, ये प्रोविजन अप्लाई हो रहा है, और उसके आवश्यक तत्व को भी लिखेंगे। इंग्रेडिएंट्स, आवश्यक तत्व को मेंशन करेंगे। सबसे पहले परिचय। आपने क्वेश्चन पढ़ा, अच्छा क्वेश्चन पढ़ के तुरंत लिखना शुरू मत कर देना। पहले वो आपसे पूछ क्या रहा है। मैं पूछूं कि आपका नाम क्या है, मेरा नाम फला है, मेरे पिताजी का नाम फला है, मेरे दादाजी का नाम फला है। मैंने बाप और दादा का नाम पूछा था? भाई जितना पूछ रहे उतना बताओ ना, अननेसेसरी क्यों बता रहे? तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो सारा इंट्रोडक्शन में ही डाल दोगे? कुछ तो थोड़ा कंट्रोल करो अपने इमोशंस को, इमोशन को कंट्रोल करके चलना है, ठीक है? अच्छा, एक समस्या जो जनरली आती है, ये वाला प्रश्न मुझे बहुत अच्छा आ रहा है। अब उसी को लिखे जा रहे हैं, 4 पन्ना 5 पन्ना 6 पन्ना लिखते जा रहे हैं। अरे भाई, वो आपका वो मेरिट नहीं देख रहा है कि आप कितना इस मैटर पे जानते हो। वो क्या देखने के लिए बैठा है कि आपको ओवरऑल कितना आता है। सारा समय एक क्वेश्चन में दिए जा रहे हैं क्योंकि वो अच्छे से आ रहा है, तो अपना सारा विद्वता कहां दिखा देंगे? उसी क्वेश्चन में दिखा देंगे। और बाकी में तो ऐसा थोड़ी है कि 20 मार्क का क्वेश्चन है तो 30 नंबर आपको दे देगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो थोड़ा सा अपने इमोशंस को क्या करना है, कंट्रोल करके चलना है। जो मांग रहा है बस उतना पूछो। अब तो कॉन्सेप्ट ये भी आ रहा है कि एक पूरा फ्रेम आपको मिल जा रहा है कि बस इसी में लिखो। उनको अननेसेसरी फालतू टाइम नहीं है आपका लॉजिक पढ़ने का। क्वेश्चन पहले देखो, जैसे हम लोग खाना, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि खाना हम लोग कैसे खाते हैं। खाना को भी खाने का कई तरीका होता है। पहले हमारी आंखें देखती, पहले क्या देखता है? एकदम सजा हुआ थाली। इमेजिन करो, सजा हुआ थाली सामने है, एक छोटे छोटे कटोरे में कई सारे आइटम, देख के मन खुश हो जाएगा कि नहीं होगा? कितनों के मुंह में पानी भी आ रहा होगा। सजा हुआ थाली है वो उस एग्जामिनर के लिए कि आपने कितने अच्छे से उसको परोसा है डिश को, राइट? अब उसका मन हो गया, आंखों ने देखा, हाथ ने हुआ, अच्छा बढ़िया लिख रहा है, बढ़िया प्रस्तुतिकरण है, राइट? उसके बाद वो क्या करेगा? चखेगा। चखेगा कैसे? पढ़ेगा। अब उसका इंटरेस्ट बन गया आपके आंसर पढ़ने में, इंटरेस्ट बन गया। सबा का मैंने तारीफ किया था क्योंकि इसका प्रेजेंटेशन स्टाइल मुझे अच्छा लगा था। मैंने सबका तारीफ क्यों नहीं? क्या ये मेरे लिए स्पेशल है? नॉट सो। लेकिन इसका प्रेजेंटिंग स्टाइल मुझे अच्छा लगा। इसने कुछ चार्टिंग किए, कुछ डायग्राम बनाए वगैरह वगैरह, अच्छा लगा। इवन आई हैव मार्क्ड, मैंने लिखा कि गुड, अच्छा है, राइट? तो आपका प्रस्तुतिकरण कैसा है, दैट इज द मेन फैक्टर। अब आप सब जानते हो लेकिन आपकी राइटिंग इतनी घटिया स्तर की है कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। एग्जामिनर पढ़ेगा? भाई उसके पास उतना टाइम नहीं है कि आंखें गड़ा गड़ा के आपका पढ़े कि आपने लिखा क्या है। इतना समय नहीं होता। दिव्यकीर्ति सर को मैंने कहते हुए सुना है कई वीडियोस में, उन्हीं आंसर्स को पढ़ा जाता है जो पढ़ने योग्य होते। अगर आपका आंसर पढ़ने योग्य नहीं है ना, तो वो जद्दोजहद नहीं उठाने वाला आपके आंसर पढ़ने के लिए। एक जनरल मार्किंग करेगा, कुछ पॉइंट्स देख लेगा, बहुत नॉर्मल सा जनरल मार्क दे करके आगे बढ़ जाएगा। पढ़वाना पड़ता है, आंसर को पढ़वाना पड़ता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब मैंने बताया कि स्ट्रक्चर, प्रस्तुतिकरण सबसे पहले बढ़िया होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन है, जो आप दे रहे हो कंटेंट, उसको कितने सही तरीके से आप पेश कर रहे हो। तो मैंने सैद्धांतिक प्रश्न में बताया कि भाई परिचय 4 से 5 लाइन, उससे ज्यादा नहीं। जिस विषय पे आपसे पूछा गया उसको इंट्रोड्यूस करिए कि बेसिकली वो है क्या, फिर उसका रेलेवेंट प्रोविजन और उसके आवश्यक तत्व, कौन सा सेक्शन अट्रैक्ट हो रहा है और कौन सा तत्व है, कौन से आवश्यक तत्व हैं जो उसको पूरा करते हैं। उसके बाद आएगा आपका एनालिसिस। आप उसको एनालाइज करेंगे कि जो आपसे सवाल किया गया है, कहने का मतलब है कि विश्लेषण।
विश्लेषण करेंगे, एनालाइज करेंगे। कुछ आई थिंक कि एमपी वगैरह ने लिमिट किया है क्या क्वेश्चन के आंसर्स को, कि इतने शब्दों में लिखे हैं, ऐसा कुछ आया है? यूपीएससी में तो ये है पैटर्न, दे हैव लिमिटेड, राइट। अब ये पैटर्न पे ये भी अब चलना शुरू करेंगे या चल चुके हैं, राइट, कि आपको इतने शब्दों में ही जवाब देना है, फालतू का वो नहीं पढ़ेंगे, उनके पास इतना फालतू टाइम नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे? विश्लेषण करेंगे, और लास्ट में फिर आएगा आपका निष्कर्ष। कंक्लूजन कभी भी 2 से 3 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप अंततः क्या कहना चाहते हैं, कंक्लूड उसको करेंगे, अपना निष्कर्ष देंगे। तो ये स्ट्रक्चर हो गया, इसको लिखते चलिएगा, स्क्रिबल करो। ये तुम लोगों की बहुत बड़ी समस्या है कि बस कथा की तरह सुनते रहते हो। भाई स्क्रिबल करो, हर जगह लिखना है। कुछ तो कहने के बाद भी नहीं कर। अब नाम नाम लेके बुलाएं क्या, कि लिखोगे क्या? ऐसे थोड़ी करेंगे। तो ये तो हो गया हमारे सैद्धांतिक प्रश्न का। जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख लेंगे इसको। देखो, लिखने की आदत डालो यार, मेंस में लिखना है। हर जगह बहाना खोजो लिखने का। मैं एक बात कहीं भी मैं पढ़ाता हूं जरूर कहता हूं कि लिख के पढ़ा करो। दैट इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। लिख के पढ़ा करो। एग्जाम में क्या करना होता है? लिखना होता है, वॉमिटिंग करना होता है ना, कि यहां जो है उसको वॉमिट करो पेपर पे। वो कैसे आएगा? जब वो हैबिट बना रहेगा तो। और हैबिट कितने दिन में बनता है? कोई दिन है? when you do an act for continuously of 90 days, कितने दिनों में हैबिट बनता है कोई चीज? 90 दिन तक जब वो काम करते हो ना, तो जाके वो हैबिट। कुछ कहना चाहती हो? 21 डेज में बन। और 90 डेज में क्या हो जाता है? 90 डेज में वो परफेक्ट हो जाता है। अब वो चेंज नहीं होगा। 21 डेज, सही कहा तुमने। और उसके बाद फॉर्मूला है 90 का। तो मैंने जानबूझ के 90 कहा कि 21 दिन भी गलती से करो, लेकिन तुमने तो खोल दिया, पोल ही खोल दिया सारा। ऐसा मत किया करो। मैं इन लोगों को कुछ कराना चाहता हूँ। राइट। 90 दिन कहूंगा तो 21 दिन करेंगे। समस्या यहाँ है, ठीक है। एनीवेज, सैद्धांतिक का लिख लिया आप लोगों ने स्ट्रक्चर। जिन्होंने नहीं लिखा लिख लें। कमिंग टू नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, दैट इज एप्लीकेशन बेस्ड। हाँ, अच्छा, क्रिटिकली एनालाइज करने की बात कर रहा है। ये एनालिसिस जब भी होगा, ये विश्लेषण जब भी होगा, वो केस लॉ के साथ होगा। बहुत अच्छा तुमने याद दिला दिया। केस लॉ के साथ आप इसका विश्लेषण करोगे कि अब इस मुद्दे पे केस लॉ क्या कहता है, ठीक है। इस मुद्दे पे केस लॉ क्या कहते हैं। एंड अगर वो 20 मार्क का क्वेश्चन है तो ज्यादा से ज्यादा केस लॉ देंगे। कम से कम 4 से 5 केस लॉ आपको मेंशन करना चाहिए, कम से कम। अब ये नहीं है कि 20 जान रहे हैं तो 20 लिखने लगे। वो भी इमोशन को कंट्रोल करके चल, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, जुडिशरी जुडिशियल एस्पिरेंट का एक कंप्लेन ये भी रहता है कि मेरा तो छूट गया, मेरा तो। भाई मैनेजमेंट क्यों नहीं किया टाइम का? कैलिब्रेट कर लो ना, शुरू के 5-10 मिनट में क्वेश्चन पढ़ लो, तुम्हें पता है कि अब तुम्हें क्या आता है क्या नहीं आता है, मुझे क्या क्या अटेम्प्ट करना है, प्रायोरिटी में उसको अटेम्प्ट कर लो। इक्वली टाइम डिवाइड कर दो, घड़ी देखते रहो लिखते रहो, घड़ी देखते रहो लिखते रहो। अभी से हैबिट बनाओ। तो विश्लेषण जब भी होगा केस लॉ के साथ होगा। क्रिटिकली एनालाइज करोगे इस चीज को, समझ गए पीछे? और फिर अंततः निष्कर्ष, कंक्लूजन आप लिखोगे, कि कंक्लूडिंग लाइन लिखोगे कि इसका आशय वगैरह वगैरह।
ऐसे करके कंक्लूड करोगे। कमिंग टू द नेक्स्ट, हाँ, इलस्ट्रेशन मेंशन कर सकते हो निष्कर्ष में, सॉरी उससे पहले विश्लेषण में, एनालिसिस में, वो भी जाएगा पोर्शन, या रेलेवेंट प्रोविजंस के इलस्ट्रेशंस हैं तो वहां आप दोगे। हाँ, उस प्रोविजन के साथ ही, प्रावधान के साथ, प्रावधान में इलस्ट्रेशन दिया है और आप अपने आंसर को जस्टिफाई करना चाहते हो इलस्ट्रेशन के साथ, तो वो क्या प्रावधान के बाद इलस्ट्रेशन का भी जिक्र करोगे? बिल्कुल करोगे, क्योंकि वही आपके आंसर को क्या करेगा? जस्टिफाई करेगा। तो वो इलस्ट्रेशन और प्रावधान, पहले प्रावधान और फिर इलस्ट्रेशन, इफ नेसेसरी, इफ कंडीशनल है वो। इसमें किसी को कोई डाउट और कुछ पूछना है किसी को? तब आएंगे हम लोग एप्लीकेशन बेस्ड पे। अब एप्लीकेशन बेस्ड कहने का मतलब है अनुप्रयोग आधारित। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे देगा और कहेगा कि आप इस पे अपना लिखिए। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे दिया, ए ने बी का मार रहा था, इसको मर गया वो, राइट? अब आप बताइए कि वो लायबल है नहीं है? हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड। अब सवाल यह आता है कि सर इसको अटेम्प्ट करने का क्या तरीका हो, इसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे आंसर लिखेंगे? इसमें सबसे पहले आप एक मुद्दा बनाएंगे, इशू बनाएंगे। मुद्दा कहने का मतलब है यू विल, सिविल में इशू फ्रेम होता है ना, तो यहां इशू वो वाला इशू मैं नहीं कह रहा हूं, मैं इशू फ्रेम करने को नहीं कह रहा हूं, ठीक है? मैं एक जनरल इशू की बात कर रहा हूं, और वो हमेशा, जैसे इंग्लिश में वो स्टार्ट होता है वेदर शब्द से, तो हिंदी में उसके लिए क्या लिख सकते हैं? कि, यदि, ऐसे करके कुछ प्रश्नात्मक टाइप का बनाएंगे, ठीक है? कि वेदर और नॉट, वेदर और नॉट यह व्यक्ति गिल्टी है या नहीं है, राइट? ऐसे प्रश्नात्मक टाइप का बना के उसको शुरू करेंगे हमेशा, राइट? उसके बाद फिर आएंगे, ये भी बहुत लंबा नहीं होगा, ये भी इंट्रोडक्शन की तरह 3 से 4 लाइन में जाएगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, मैक्स टू मैक्स मैं कह रहा हूं। अगर हाइपोथेटिकल सिचुएशन उसमें बहुत लंबा दे रखा है तो वो 3 से 4 लाइन में जाएगा, अन्यथा 1 से 2 लाइन में वो बन जाएगा कि मेन मुद्दा हमसे क्या पूछा गया, मेन बात हमसे क्या पूछी गई है, वो मुद्दा आप बना लेंगे। उसके बाद फिर सीधे आएंगे रेलेवेंट प्रोविजन पे, सुसंगत प्रावधान पे आएंगे कि अब इस केस में जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन मेरे समक्ष आया है, कौन सा सुसंगत प्रावधान लागू हो रहा है। आप सुसंगत प्रावधान देंगे, ठीक है? उसके बाद फिर आप इसका क्या करेंगे? विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण करेंगे क्या? क्या? यहां पे फैक्ट और लॉ का रीजनिंग देंगे, तथ्य का, केस लॉ आप यहां जिक्र कर सकते हैं, या फिर आप रेलेवेंट प्रोविजन के साथ केस लॉ को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? एक बात यहां लिख लो, ये नोट कर लिया सबने? मुद्दा के आगे मैंने इशू लिखा है, उसको सीपीसी वाले इशू से कंफ्यूज मत करना, ठीक है? ठीक है, तो हमने कहा कि भाई सुसंगत प्रावधान, फिर उसका क्रिटिकल एनालिसिस, विश्लेषण आप करोगे। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख लो कि विधितः क्या आवश्यक है। विधितः क्या आवश्यक है तथा
वस्तु स्थिति क्या है, जो फैक्ट हमको दिया गया है, वस्तु स्थिति क्या है, उसका विश्लेषण कर, कि जो भी मेरे समक्ष फैक्ट्स हैं और लॉ उस पे कॉन्ट्रैरी में क्या कह रहा है या उसके बनिस्पत लॉ क्या बोल रहा है, तो आप विश्लेषण करेंगे और फिर आएगा आपका कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष, कि आपने बता दिया, मुद्दा बना दिया, मुद्दे पे आपने उस पे क्या कर लिया, आपने सुसंगत प्रावधान को भी लगा दिया। प्रावधान लगाने के बाद आपने क्या किया, तथ्य और लॉ के बेसिस पे विश्लेषण किया, तथ्य और लॉ अप्लाई करके क्या किया, विश्लेषण किया। अब इसके बाद आपने क्या किया, अब बताएंगे कि विधितः क्या आवश्यक है तथा वस्तु स्थिति क्या है। क्या कोई आवश्यक तत्व मिसिंग है क्या, अगर मिसिंग है तो उसको मेंशन करेंगे ना कि ये आवश्यक तत्व है और ये यहां पे मिसिंग है, इसलिए मेरा निष्कर्ष ये निकलता है कि वो गिल्टी नहीं है, वो मर्डर के लिए गिल्टी नहीं है। सिंस द वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इज मिसिंग, ही कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर मर्डर, राइट। तो इस तरह से फिर उसको क्या करेंगे, कंक्लूड कर देंगे। कंक्लूजन हमेशा 2 से 3 लाइन, 2 से, आपका ये बड़ा हो सकता है, एनालिसिस बड़ा हो सकता है, कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन कभी भी बहुत बड़ा मत करना, ठीक है। अब जैसे कुछ आता है कि चेक द रेलेवेंसी ऑफ, सुसंगत प्रावधानों के आलोक में जांच करे, निष्कर्ष दे, वगैरह वगैरह, ऐसे भी प्रश्न आते हैं। तो उनको डायरेक्टली आप इंट्रोडक्शन, उसके बाद आप आ जाएंगे सीधे प्रावधान पे, और फिर आप उसमें क्या देंगे, अपना निष्कर्ष, ठीक है। लिखते चलो, कहना ना पड़े। डन है, पूरा लिखा है, हैं? ईद बड़ा लंबा मनाए, इतना लंबा ईद मनाते हो? भाई मैं तो नहीं कहूंगा ना। ए, अच्छा तुम्हारे लिए नहीं लाए, मैंने हमको गायब कर दिए, हाँ? अभी हमारा भी ख्याल कर लिया करो। इसका हेडिंग क्या है, अच्छा हाँ हेडिंग लिख लो, सत्यता की जांच करें या चेक द रेलेवेंसी ऑफ। चेक द रेलेवेंसी ऑफ, कह सकते हैं कि सत्यता की, प्रकाश डालें, वगैरह वगैरह, ऐसे प्रश्न आते हैं ना, सत्यता की जांच करें इस कथन की, या प्रकाश डालें, इस तरह के जो सवाल हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। अब कुछ मैं फॉर्मूला लिखवाऊंगा, उसको आप लिख लेंगे, ठीक है। मुख्य प्रश्न को हल करने का तरीका, सही तरीका, सही तरीका, पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे इसमें। सबसे पहले यह ज्ञात करें, सबसे पहले यह ज्ञात करें, इस सवाल में पूछा क्या गया है, व्हाट हैज बीन आस्क्ड टू यू, आपसे पूछ क्या रहा है सवाल। सबसे पहले तो इसको एनालाइज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यह ज्ञात करें कि सवाल में पूछा क्या गया है। पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, बिंदु निर्धारित कर, पॉइंट डिसाइड कर लीजिए माइंड में, बिंदु निर्धारित कर यह तय करें
बिंदु निर्धारित कर यह तय करें कि कितनी बातें लिखनी है। कितनी बातें लिखनी है, ये मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि मान लो क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, आप जानते बहुत हो, अब इमोशनली अटैच हो रहे हो यार, यहां विद्वता दिखाने का मौका है। आप लिख कितने नंबर के लिए रहे हो? आंसर 20 नंबर वाला। मैं कॉपी चेक करता हूं जब मेरे समक्ष ऐसे सिचुएशन आते हैं। अच्छा, इस पे जान रहा था तो पूरा लिखा है, ये भूल गया कि मात्र 3 नंबर का सवाल है। अब वो पूरा लिखे जा रहा है, इमोशन है ना, वो बहता है, फ्लो करता है। अब वो अपना वहां विद्वता दिखाना चाहेगा कि ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। अब वो सारा का सारा लिख डालेगा, जितना यहां है सब उतार डालेगा। अरे भाई, 5 नंबर का सवाल 5 नंबर की तरह लिखो ना, 20 नंबर की तरह क्यों लिख रहे हो? ठीक है, तो दैट इज द पॉइंट कि जितना आप माइंड में मेकअप कर लीजिए कि कितना आपको लिखना है। सवाल अगर 5 नंबर का है तो इसमें कितना लिखा जाएगा, दैट हैज टू बी डिसाइडेड। उसके बाद लिखिए, तुरंत उत्तर लिखना शुरू न करें। तुरंत उत्तर लिखना शुरू ना करें, एक क्षण लें, थिंक अबाउट इट, और मानसिक तौर पर तय करें मानसिक तौर पे तय करें कि उत्तर का क्या क्रम होगा। उत्तर का क्या क्रम होगा और तब लिखें। स्ट्रक्चर डिजाइन कर लीजिए माइंड में, कैसे कैसे मुझे क्या बताना है, पेपर में क्या उगलना है, पहले क्या उगलूंगा, उसके बाद क्या उगलूंगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो उस हिसाब से उगलना है, उस हिसाब से। वॉमिटिंग की तरह मत उगल देना एक ही बार में सब, सत्यानाश, वैसा काम मत करना। ठीक है, अब जो मैंने बताया है सिस्टम, इंट्रो, विश्लेषण, कंक्लूजन, तो स्ट्रक्चर में मुझे यहां क्या लिखना है, यहां क्या लिखना है, यहां यहां पे ये वाला केस लॉ आ जाएगा, सब माइंड में मेकअप हो गया। अच्छा, मैं बार बार एक बात कहता हूं कि सिनॉप्सिस बनाओ, सिनॉप्सिस बनाओ। ये फ्रेम करने में आंसर, वो सिनॉप्सिस बहुत हेल्प करने वाला है। सिनॉप्सिस अब यही मदद करेगा। थ्योरेटिकल चीजें मन में याद नहीं आने वाली, आधा आएगा आधा नहीं आएगा, लेकिन अगर सिनॉप्सिस बना के रखा है, ये बताएगा कि पॉइंट नंबर ये 1 ये था, पॉइंट नंबर 2 उसमें ये था, और पॉइंट नंबर 3 था। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 पे ये वाला केस लॉ भी था, उठा के जिक्र कर। सिनॉप्सिस मैं बार बार कहता हूं कि बनाओ बनाओ बनाओ, आज तक किसी ने मुझे दिखाया नहीं है। पूरा पार्टनरशिप खत्म हो गया, पूरा पार्टनरशिप पढ़ा डाला, लेकिन किसी ने दिखाने की जद्दोजहद नहीं की है कि सर ये मेरा सिनॉप्सिस जरा देखो सही बना है कि गलत बना है। किसी ने नहीं दिखाया, ये फैक्ट है, इट इज अ फैक्ट। और मैं कहते रह गया। तो अब आगे की क्लासेस में क्या करूंगा, कह दूंगा कि आप बाहर जाइए। क्या कह दूंगा? बाहर जाइए, जाइए मैनेजमेंट से बात करिए। हम भी कह देंगे कि भाई हमने कहा था कि जो सिनॉप्सिस बनाएगा वही अंदर आएगा, जो नहीं बनाएगा वो बाहर रहेगा। क्या जरूरत है, जब मेहनत करना ही नहीं है तो जरूरत क्या है फिर आपकी? आराम से करिए फिर। when you are not ready to take the pain, forget about the result, भूल जाओ। बिल्कुल बता देंगे। आर्बिट्रेशन के क्लासेस में जो मैं सिनॉप्सिस करता हूं, वो चार्टिंग करते हो आप, तो उससे कुछ सीख मिलती है, तो फिर बनाते क्यों नहीं? बना के दिखाओ। बिल्कुल। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एक समान तरीका अपनाएं। पॉइंट नंबर 4 में लिखेंगे, एक समान तरीका अपनाएं उत्तर हेतु।
और सबसे महत्वपूर्ण, उस एक प्रश्न पे ज्यादा समय, उस एक प्रश्न पे ज्यादा समय और बाकी पे औपचारिकता, ऐसा काम न करें। आप खुद भी सोचो कि प्रेशर में आ जाओगे कि नहीं अगर एक प्रश्न पे तुमने बहुत टाइम दे दिया। क्या उसका इफेक्ट अदर प्रश्न पे दिखने लगता है कि नहीं? अब आप जल्दबाजी में हो जाते हो, एंड राइटिंग किधर का किधर जा रहा है ना, एकदम राजधानी एक्सप्रेस बने हुए हैं, समय तो बचाया नहीं, क्या बन गए? शताब्दी बन गए। अरे भाई, सबको इक्वल ट्रीटमेंट दो, सबको। बार बार मैं कहता हूं, इमोशनली ड्राइव मत हो। इमोशनली ड्राइव, इमोशन से बहुत चीजें मुझे याद आ रही है। ओझा सर की एक बात याद आ रही है, खैर नहीं कहूंगा। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान से, संविधान से जहां तक संभव हो अपने उत्तर को लिंक करें, जोड़ें। संविधान से जहां तक हो सके, जहां तक संभव हो अपने उत्तर को लिंक करें, जोड़ें। When you are talking about section 300 of the CRPC, atrophy is convict and atrophy is acquit. But there is no concept of as such acquit. सिर्फ कन्विक्ट की बात की है, डबल जेओपार्डी, राइट? तो सवाल यह है कि क्या हम इस पॉइंट को जाके कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो राइट कि भाई एक्विट शब्द एज इफ यूज है नहीं है वहां पे, लेकिन हाँ कन्विक्शन को, ट्रायल को बार किया है, ऐसा हम उसमें जिक्र कर सकते हैं। एंड नाउ द एग्जामिनर विल बी इंप्रेस्ड, वो इंप्रेस हो जाएगा आपके उस लिंकेज से जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन से बनाया है। अच्छा, क्यों मैं कह रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक करने? सारे लॉज का जो सोर्स है वो कहां से आता है? तो जब वो ये बात देखेगा कि नहीं तुमने इसको संविधान से भी लिंक कर दिया, जो मूल स्रोत है सारे कानूनों का, क्या कोई ऐसा कानून है जो संविधान की भावनाओं के विपरीत बनाया जाए? संभव है? और अगर बनेगा तो दैट विल बी स्ट्रक डाउन, दैट विल बी स्ट्रक डाउन बाय द कोर्ट। तो दैट इज द थिंग, अगर आप उसको लिंक कर पाते हो दैट विल बी वेरी बिट। हाँ, अगर पॉसिबल है, नॉट इन ऑल सिचुएशन आई एम सेइंग। अब हाइपोथेटिकल सिचुएशन दिया है और कोई लिंकेज का स्कोप नहीं बन रहा है, फिर भी हम कहें कि नहीं नहीं लिंक करो, तो ये थोड़ा ज्यादाती हो जाएगी। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी है, अगर आप लिंक कर पाते हो, इट विल बी वेरी अप्रिशिएबल। वो एग्जामिनर डेफिनेटली उस आंसर से इंप्रेस होगा। ठीक है, ये बात है। कमिंग टू सम फ्यू मोर पॉइंट्स। अब सवाल यह है कि सर जोश तो कुछ ही दिन रहता है, ये भी समस्या बड़ी बड़ी आ रही है। हमारे बिहार में कहा जाता है कि समस्या बड़ी बड़ी आ रही है, कहते हैं ना। हमारे साइड दक्षिणी बिहार में कहा जाए, तुम उत्तरी साइड के हो, हम समझ पा रहे। तो कहते हैं कि मेंस आंसर लिखना एक आर्ट की जैसा है। आर्ट है, कैसे आर्ट है सर? एक सुराही बनाने वाले को या घड़ा बनाने वाले को, यहां इमेजिन करो, वो एक दिन में घड़ा बनाना परफेक्ट सीख जाता है क्या? तो उसको क्या करना पड़ेगा? बार बार करना पड़ेगा। टीना, यू कैन डू वन थिंग कि आप लिख करके मेल करो, जैसे आप मेंस आंसर अपना लिखते हो मेरे पास, आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो, उसमें सब्जेक्ट में डाल देना टू बी चेक्ड बाय ब्रिजकिशोर सर, और फिर मेरे पास वो आ जाएगा, मैं उसको चेक करके आपको रिवर्ट बैक कर दूंगा। ये मैं कर सकता हूं। नाउ द क्वेश्चन इज कि एक दिन में भाई सुराही बनाने वाला एक दिन में सुराही नहीं बना पाता।
उसको बार बार सीखना पड़ता है। उस मिट्टी के लोई को वो लेगा, बनाएगा, फिर टूट गया, फिर उसको सानेगा, फिर करेगा। बड़ा मेहनत करता है। क्या करता है? बहुत मेहनत। तो ये तो सच्चाई है भाई कि बिना मेहनत के तो कुछ नहीं। और आज का एक टाइमलाइन टाइप का चला हुआ, टैगलाइन टाइप का चला हुआ कि डू स्मार्ट वर्क। क्या कहते हैं लोग? डू स्मार्ट वर्क, नॉट हार्ड वर्क। ये मुझे समझ में नहीं आता। कुछ कुछ आता है। ये कहना चलो सही है, लेकिन ये कहना कि नॉट हार्ड वर्क, आप लोग कितने लोग इससे सहमत है कि डू स्मार्ट वर्क बट डू नॉट डू हार्ड वर्क? मेंस आंसर राइटिंग बिना हार्ड वर्क के आ जाएगा क्या? क्या लगता है? कर लोगे स्मार्ट वर्क? एक बार लिखोगे स्मार्ट वर्क, अरे भाई बार बार करना पड़ेगा। दिस कैन बी अप्लाई टू प्री। वेयर एक्ट पे कमांड कर लिया, उसके स्ट्रक्चर पे कमांड कर लिया, सेक्शन में क्या बात करता है, इस सेक्शन पे कौन सा केस लॉ है। अच्छा एक बात बताना, कितने लोगों ने बेयर एक्ट का इंडेक्स पेज कॉपी कराया है, फोटो कॉपी करा के उस पे एक एक सेक्शन पे केस लॉ लिखा है? कितने लोगों ने ऐसा किया है? बेयर एक्ट का इंडेक्स जबान पे होना चाहिए। फ्री निकालना चाहते हो, इंडेक्स का फोटो कॉपी कराओ, उसके जो रेलेवेंट प्रोविजंस हैं, सेक्शन 6 इंडियन एविडेंस एक्ट रेस जस्टे, कौन सा केस लॉ वहां मेंशन करो। राइट? हाँ, ठीक। तो ऐसे करो, इंडेक्स पेज की फोटोकॉपी कराओ, आज ही कराना। उस फोटोकॉपी पे किस सेक्शन में कौन सा केस लॉ इंपॉर्टेंट है, क्या वो क्रूसियल पॉइंट जो कि वहां मेंशन होना चाहिए उसको वहां मेंशन करो, और उसको माइंड में बिठा लो, माइंड में। और तुम डिफरेंस खुद महसूस करो। यू विल फील द डिफरेंस कि पहले तुम कुछ और थे, आज तुम कुछ और हो। तुम्हें ये खुद कंपेयर, तुम सेल्फ एनालिसिस करने लगोगे। सेल्फ एनालिसिस में कह रहा हूं, मैं नहीं एनालाइज करने वाला, तुम खुद करने लगोगे कि आज कुछ अंतर है पहले से। यू विल फील दैट, लिटरली मैं कह रहा हूं। तो ये करना शुरू कर देना, ये करना शुरू कर देना। फेयर एक्ट का एक एक सेक्शन माइंड में है कि अच्छा इसमें ये है, इसमें ये। और तो और अगर इंग्लिश मीडियम का जैसे बेयर एक्ट किसी से मांग के, अगर नहीं है आपके पास यूनिवर्सल वाला, उसमें आजकल फ्लो चार्ट में माध्यम से समझा रहा है चीजों, फ्लो चार्ट में बता रहा है, सेक्शंस को ब्रेकेज कर रहा है, वो भी बड़ा हेल्पफुल है। अगर वैसे आप स्ट्रक्चराइजेशन करके अगर अपने माइंड में आप बिठा पाओ, वेल एंड गुड, एवरीथिंग कैन बी केप्ट इन माइंड। यूट्यूब पे जब मुझे बोलने का कहा गया पीएलए की तरफ से, तो मैंने कहा कि भाई हम लोग ग्राफिकल मेथड से पढ़ा। किस मेथड से पढ़ाते हैं? ग्राफिकल मेथड। लॉ पूरा का पूरा क्या है? पैराग्राफ, पैरा फॉर्म में है। अब उसको अगर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर पाओ, ग्राफिकल फॉर्म में, स्ट्रक्चराइज्ड वे में, सेक्शन, सेक्शन का लिंकेज, राइट, अगर आप उसको रिप्रेजेंट कर पाओ, सिनॉप्सिस, एक एस्पेक्ट पे उसको आप सिनॉप्सिस भी कह सकते हैं। अगर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो तो वो पैराग्राफ मन में नहीं रहेगा कि इस शब्द के बाद इस शब्द था, इस शब्द के बाद इस शब्द था, लेकिन क्या उसको आप सेक्शंस के इंपॉर्टेंट वर्ड को ब्रेक करके माइंड में रख सकते हैं? वो रखा जा सकता है। वो क्या 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 किया जा सकता है? उसको रिटेन किया जा सकता है। वो पूरा का पूरा लाइन नहीं रहेगा। 20 लाइन अगर कहा जाए कि अक्षरशः लिख दो, मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर उसको इंपॉर्टेंट लाइंस को, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को आप अगर ब्रेक कर देते हो, वो आप रिटेन कर सकते। तो मैं मेंस आंसर की बात कर रहा हूं कि भाई एक दिन में सुराही बनाना नहीं आएगा। अब सवाल यह है कि सर ठीक है, ये तो बात आप अच्छी कह रहे हो, तो क्या करें? बार बार लिखो, उसी आंसर को बार बार लिखो। एक बार लिखा, खुद से पढ़ो,
एक कहानी लिखने वाला क्या करता है? लिखता है, पढ़ता है, फिर लिखता है। सुपरहिट फिल्में ऐसे थोड़ी आती। वो कितने पन्ने फटे होंगे, कितना पन्ना डस्टबिन में गया होगा, तब जाके एक ब्लॉकबस्टर मूवी आती है। ब्लॉकबस्टर मूवी की कहानी ऐसे नहीं आती। शोले की कहानी ऐसे नहीं आई होगी ऑल ऑफ ए सडन एक बार में लिख के। शोले फिल्म की कहानी जो लिखने वाला होगा ना, वो वही जानता होगा कि उसने कैसे कैसे लिखा है, और तब जाके एक सुपर डुपर हिट फिल्म आई। शोले शोले है, डीडीएलजे डीडीएलजे है ना? है कि नहीं? शाहरुख खान का है किरण। ऐसे नहीं आता, ऐसे नहीं आता। उसके लिए बड़ी कहानी लिखी गई होगी, कितने बार वो कूड़ेदान में गया होगा, फिर लिखा गया होगा। कहना क्या चाहता हूं, बार बार, टाइम एंड अगेन, बार बार लिखो। बिल्कुल बिल्कुल टीना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिखने ही है आपको। उससे तो आपका बल्कि एनालिसिस मिल जाएगा कि बोर्ड किस तरफ ज्यादा स्ट्राइक कर रहा है, क्या पूछ रहा है, सेंटिमेंट क्या है उसका, हर चीज पता चलेगा आपको। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आप करें तो उससे अच्छा क्या हो सकता है? दैट इज द बेस्ट। आपको उस बोर्ड का व्यू पता चल रहा है कि किस पॉइंट पे ये ज्यादा हैमर कर रहा है, किस पॉइंट पे ज्यादा अटैक कर रहा है, ये कहां से ज्यादा पूछ रहा है, और उसके लिए बाइफर्केशन देखिए, चेक इन द बाइफर्केशन कि किस एरिया को ज्यादा टच किया है। आपको पता चल जाएगा कि कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन इंपॉर्टेंट के दायरे में है, और कौन नॉट इंपॉर्टेंट के दायरे में है। प्रीवियस ईयर तो बताएगा, वो करना ही चाहिए, राइट? अब आप लिखेंगे कुछ टिप्स, शॉर्ट टिप्स। शॉर्ट टिप्स में सबसे पहला लिखिए कि अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, सवाल को सबसे पहले समझें। पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, सबसे पहला सवाल को समझे, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। इंग्लिश में लिख सकते हो यार, हिंदी मीडियम में तो क्या इंग्लिश नहीं लिखोगे क्या? हाईकोर्ट जज आके इंग्लिश में बात करने लगेगा तो क्या करोगे? सर हमको नहीं आता, ये कहोगे? हम हिंदी भाषी है सर, आप हमसे हिंदी में बात करिए, कहोगे ऐसे? कहेगा कि गेट आउट, जल्दी हट मेरे सामने से। भाई वो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी है, वो क्या है, अब वो आपके जिले का इंस्पेक्टिंग जज है, इंस्पेक्शन करने आ गया और आप पे दहाड़ रहा है, जी जी महाशय, जी न्यायमूर्ति महोदय, ऐसे करोगे? इंग्लिश भी आना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। दूसरा लिखेंगे, स्टिक टू द वर्ड लिमिट। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर की तरह, 10 नंबर का क्वेश्चन है 10 नंबर की तरह, 20 नंबर का क्वेश्चन है तो 20। 5 वाला 10 में मत मिला देना, 10 वाला 5 में मत। स्टिक टू वर्ड लिमिट। पॉइंट नंबर 3, कीप योर आंसर सिंपल। अच्छा, कुछ लोग बड़ा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखने के आदी होते हैं, एक लाइन में इतनी लंबी बातें करेंगे। होता है ना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, हम लोग पढ़ते हैं ग्रामर में, सेंटेंस आफ्टर सेंटेंस, सेंटेंस आफ्टर, माने पूर्ण विराम आ ही नहीं रहा है। आई मेरे, सिंपल आंसर। वही कहा था ना कि बाप का नाम नहीं पूछा, दादा का नाम नहीं पूछा, आपका नाम पूछा। स्पेसिफिक, शॉर्ट एंड क्रिस्प, शॉर्ट सेंटेंसेस को यूज करिए, ठीक है? इंसर्ट, कीप योर आंसर सिंपल, ठीक है? लेकिन सवाल यह है कि सर अगर लीगल मैक्सिम यूज करना हो तो क्या करेंगे? अगर लीगल मैक्सिम बड़ा है, लीगल मैक्सिम सेंटेंस में यूज करना है, लीगल फ्रेज को यूज करना है, तो वो जस का तस लिखे, वो इंसर्ट करेंगे। उसके चलते अगर लंबा हुआ सेंटेंस तो ठीक है, अन्यथा शॉर्ट सेंटेंस ही
यूज करेंगे। अगर आप बिंदुवार लिख पाओ, पॉइंट वाइज, इट इज वेरी गुड। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, अब आवश्यक तत्व लिख रहे हो, नेसेसरी इंग्रेडिएंट मेंशन कर रहे हो, एंड इफ यू आर राइटिंग इट पॉइंट वाइज, क्या अच्छा नहीं लगेगा? क्या आपको बिंदुवार पता है कि कौन कौन सा पॉइंट है? अगर आप वैसे मेंशन करते हो, दैट विल बी वेरी नाइस, बहुत अच्छा होगा, एंड दैट विल इंप्रेस द एग्जामिनर। वो एग्जामिनर को क्या करेगा? इंप्रेस करेगा। ठीक है, नेक्स्ट। अगर आप कोई लॉ पॉइंट लिख रहे हो, when you are writing some law point, you are writing a provision, आप धारा ही उठा के लिख रहे हो, क्या उसको ब्रेक करेंगे? उसको ब्रेक नहीं करेंगे, उसको ब्रेक नहीं करेंगे, वो सेम सेम लिखेंगे। कभी भी लंबा पैराग्राफ मत लिखना। लंबा पारा प्रिवेंट करिए, लंबा लंबा पैराग्राफ मत लिखा करिए। कितना होना चाहिए? आइडियली अगर कहें कि अगर इतना बड़ा शीट है, मान लीजिए, इट कुड बी हाफ, मैक्स टू मैक्स मैं कह रहा हूं। बेटर हो अगर आप 4 से 5 सेंटेंसेस का एक पैरा बनाओ, 4-5 सेंटेंसेस का एक पैरा, ज्यादा नहीं। शॉर्ट एंड क्रिस्प आंसर। हाँ, अगर 20 मार्क्स 10 मार्क्स वाला है, हाफ हाफ पे पैरा जरूर चेंज कर देना। ठीक है, लीगल टर्म्स को ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। यूज मैक्सिमम लीगल टर्म्स। अगर आप लीगल टर्म्स जानते हो, उसको यूज करो। अब आप 300 सीआरपीसी पे लिख रहे हो, और लैटिन मैक्सिम लीगल फ्रेज आपको पता है, एट्रोफोइस एक्विट एट्रोफोइस कन्विक्ट, क्या हम उसे यूज कर सकते हैं? क्या हमारे आंसर को वो अट्रैक्टिव बना देगा? अगर हम उस लैटिन मैक्सिम को वहां को उसके सेंस को बताएं, तो क्या वो आंसर को इंप्रेसिव बनाएगा? दैट विल मेक योर आंसर इंप्रेसिव, राइट? तो लीगल टर्म्स को क्या करना है? यूज करना है। भाई वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप लीगल टर्म्स यूज करिए। अब एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, और तुम लोग एनालाइज करके बताना कि सर कौन वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, जैसे कि मैरिज इज वॉइड and parties have no legal obligation, and parties have no legal obligation attached to it. ये मैंने लिखा। अब इसके कॉन्ट्रैरी में मैं एक लाइन और लिखता हूं, और वो है मैरिज इज एनल्ड। कौन ज्यादा एप्रिसिएबल है? ये मान लो पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, ज्यादा आपको इंप्रेस कौन कर रहा है? पॉइंट नंबर 1 कितने लोग को इंप्रेस कर रहा है? पॉइंट नंबर 2 कितने लोग को इंप्रेस कर रहा है? ऑनलाइन भी बताएंगे। तू ज्यादा अच्छा लग रहा, सिर्फ आपको? बाकी और कोई टू जिसको अच्छा लग रहा है? ये बड़ा आसान है लिखना कि मैरिज वॉइड है और पार्टीज का कोई ऑब्लिगेशन एक के प्रति नहीं है, लेकिन आपने एक ऐसा वर्ड यूज किया, एनल्ड शब्द का प्रयोग करना, अपने आप में आपकी विद्वता को साबित कर दिया। यू आर नोइंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ हैविंग ए मैरिज एनल्ड। तो आपने लिखा कि मैरिज इज, मैंने वही कहा कि यूज द लीगल
दैट विल मेक द एग्जामिनर इंप्रेस यू, वो आपसे इंप्रेस्ड हो जाएगा। वाओ, एनल्ड शब्द का प्रयोग किया है, ये तो कोई भी लिख देगा। वर्ड है, ऑब्लिगेशन अटैच नहीं है, ये तो बड़ा लेमन टाइप भाषा यूज कर रहे हो कि नहीं? हालांकि लॉ का भाषा है, लेकिन कुछ लेमन जैसा लग रहा है क्या? लेकिन अब कॉन्ट्रैरी में यही देखो, सब समझ जाएगा। लेकिन जो लॉ का बंदा होगा वो समझ जाएगा। जो एक्सपर्ट बैठा है कॉपी चेक करने के लिए, क्या इस भाषा को वो समझेगा कि नहीं समझेगा, और क्या वो इससे इंप्रेस होगा कि नहीं होगा? आपने शॉर्ट में अपनी बात कह दी पूरी। मैरिज इज, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मेंशन इंपॉर्टेंट केस लॉ। अब एक दिक्कत आती है इसमें क्या कि सर केस लॉ में पार्टी का नाम याद नहीं रहता, या वो साइटेशन भूल जाते, यार वो कौन सा साल का था। सवाल ये है कि केसी सरीन, which is the landmark judgment on the point that conviction in a PC Act can't be stayed. केसी सरीन वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, आई थिंक। अब मुझे पंजाब याद नहीं है कौन सा स्टेट था, तो क्या मैं सिर्फ केसी सरीन लिख सकता हूं? वो भी याद नहीं है, पार्टी का नाम भी याद नहीं आ रहा है। क्या व्हाट हैज बीन हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, मैं वो कोट कर सकता हूं कि इन द लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट conviction can't be suspended in PC Act। क्या मैं ये वो जिस्ट नहीं लिख दूंगा? What has been held मैं वो नहीं लिख दूंगा? मुझे पार्टी का नाम नहीं याद आ रहा, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। सबको सब नाम याद नहीं रहता भाई, सारे जजमेंट सबको याद नहीं रहते, वो जो बैठा उसको भी सारा थोड़ी याद है। What has been held, that is the point कि I am knowing that, कि हाँ ये नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, व्हाट हैज बीन, वही तो मैं कह रहा हूं कि व्हाट हैज बीन हेल्ड, जस्ट राइट डाउन दैट, इन अ लैंडमार्क केस सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दिस, दैट आल्सो विल बी एप्रिशिएबल। पार्टी का नाम नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं, आप मेंशन करते हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी याद है तो जो हेल्ड हुआ है वो जरूर लिख देना। अब उस चक्कर में मत छोड़ देना कि पार्टी का तो नाम ही याद नहीं है तो हम क्यों लिखें, वो भी मेंशन करो, जो आता है वही लिखो। अब जजमेंट राइटिंग मान लीजिए है, हमारे एग्जाम्स में तो जजमेंट राइटिंग, ट्रांसलेशन सब कुछ आता है ना। अब जजमेंट राइटिंग की बात है, या सिविल में इशू फ्रेम करने के लिए भी आ जाता है ना, तो जजमेंट राइटिंग का जो प्रॉपर फॉर्मेट होता है उसको यूज करेंगे, फॉर्मेट को समझेंगे। जैसे सीपीसी का है तो पहले इशू फ्रेम होगा, राइट, उसके बाद पार्टीज के क्या क्या प्लीडिंग्स हैं वगैरह वगैरह, तो वो एक पूरा उसका स्ट्रक्चर है। रात को पढ़ाई ज्यादा कर रहे हो? हाँ? नहीं, वो प्रभाव दिख रहा है, मेहनत करता है। अच्छा, कुछ लोगों के चेहरे पे प्रभाव दिखता है, इस बंदे ने रात में काफी मेहनत की है, पढ़ाई किया है अच्छे से। नहीं, खुशी की बात है, आई एम हैप्पी फॉर यू, कोई बात नहीं है, हो जाता है, हमसे भी होता था कभी कभी। अब मैं ये थोड़ी तुमसे पूछ रहा हूं कि मतलब क्या होता है, नहीं, हम तो अच्छी संभावना लेके चलेंगे ना, हम तो अच्छी वाली संभावना लेंगे कि नहीं बंदे ने पढ़ाई की। ओके, सो फॉलो प्रॉपर जजमेंट राइटिंग फॉर्मेट, लिख नहीं रहे हो। अवॉइड यूजिंग एब्रिविएशन। सर ये क्या कह रहे हो? तो क्या मैं बार बार इंडियन पीनल कोड लिखूंगा क्या? हाँ, इंडियन पीनल कोड 1860 बार बार रिपीट करूंगा? क्या लिखेंगे? फॉर द सेक ऑफ ब्रेविटी, फॉर द सेक ऑफ, बिल्कुल नहीं प्रिंसी, ईयर याद रखना कोई जरूरी नहीं है, जस्ट नेम लिख दो पार्टी का, दैट इज एनफ। फॉर द सेक ऑफ ब्रेविटी फर्दर इट विल बी सेड एज आईपीसी।
एक बार ऐसा ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे, उसके बाद हर बार क्या लिखेंगे? आईपीसी, इंडियन पीनल कोड 1860, बार बार नहीं लिखेंगे। नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। नहीं भी लिखोगे तो काम है। जैसे हिंदी में आप लोग क्या लिखोगे मैं बता रहा हूं। भादवी, भारतीय दंड विधान संहिता को विधान भी कहते हैं, तो भादवी की धारा 302, राइट, ऐसे करके मेंशन करेंगे। सो दे विल अंडरस्टैंड कि भारतीय दंड विधान इनके कहने का मतलब है। लेकिन एक बार पूरा लिख करके 1860 और फर्दर फॉर द सेक ऑफ ब्रेविटी इसको हम आगे ऐसे यूज करेंगे, ब्रैकेट में मेंशन कर दोगे, दैट विल आल्सो इंप्रेस द एग्जामिनर। और हैव ए सिनॉप्सिस इन माइंड, आंसर तभी फ्लो करेगा जब सिनॉप्सिस आपके दिमाग में रहेगा। सिनॉप्सिस नहीं, आंसर वो आएगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा कि कैसे चल रहा है वो। पहले सिर को लगाना है या पहले पैर लगाना है, कुछ समझ में नहीं आएगा, सब उल्टा का पुल्टा जोड़ जाड़ के चले आओगे। सिनॉप्सिस विल हेल्प यू इन राइटिंग योर आंसर, कि प्रायोरिटी वाइज मुझे क्या लिखना है। हैव ए सिनॉप्सिस इन माइंड। सेट सेट एन एस्टिमेटेड टाइम लिमिट फॉर ए क्वेश्चन, क्वेश्चन के लिए टाइम लिमिट फिक्स कर दो कि इस क्वेश्चन पे मुझे इससे ज्यादा नहीं देना है, और स्टिक करो उस पे, स्टिक करो, स्टिक टू इट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिवीजन के लिए लास्ट का 15 मिनट जरूर रखना। अब सोच के चलो कि किस स्पीड से तुमको चलना है। 15 मिनट रिवीजन के लिए जरूर रखना लास्ट में। फटाफट पढ़ रहे हैं कि कहीं कोई हरसई दीर्घई वगैरह गड़बड़ तो नहीं, अरे कुछ छूट तो नहीं गया, क्योंकि जो परोसा है उसमें तो बढ़िया मिले। थाली सजा दी, पूरा का पूरा एक खाली रह गया, वन बाउल वाज एम्प्टी, सारा इंप्रेशन ले डूबेगा। अब दिए हो छोटा सा कटोरी तो कुछ डाल भी देते हो, है ना। 15 मिनट लास्ट के रिवीजन के लिए। तो सर हम लोग जो यहाँ टेस्ट देते हैं 5 मिनट, लास्ट का 5 मिनट रिवाइज कर लो, ठीक है। अब आप लोगों के मन में कोई सवाल है? मैंने तो अपना काम कर दिया, और कोई मन में उमड़ रहा हो सवाल तो प्रकट करिए। जैसे कि उस पॉइंट ऑफ जंक्चर पे आपको केसी सरीन नाम याद नहीं आया, ठीक, अब वो बाद में याद आ गया, लेकिन आपने वहां कोई जगह तो छोड़ा नहीं है। ओझा सर वाला बता दीजिए, कह रहा बलवीर। अरे भाई वो कभी और जिक्र कर देंगे, ठीक है। केसी सरीन आपको नाम याद नहीं आया, लेकिन बाद में आ गया, तो अगर आप ऐसे वहां इंसर्ट करके ऐड कर सकते हैं तो कर सकते, हालांकि प्रिवेंट करिएगा इस चीज, क्योंकि वो थोड़ा एब्सर्ड टाइप का लगेगा, ये लगता है बाद में नाम याद आया है। वो कोई इंप्रेशन खराब नहीं करेगा, बट अगर नहीं लिखे हो तो भी कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि नाम याद नहीं भी आता है तो जो मेन जजमेंट का पार्ट है, व्हाट हैज बीन हेल्ड बाय द कोर्ट, वही मेंशन कर दो, दैट विल बी एनफ। अब बाद में साइटेशन भी याद आ गया तो अब वहां साइटेशन डालने लगेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। लीव इट, व्हाट हैज बीन हेल्ड बस उसको मेंशन, कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक कि ये मोर देन एनफ है जजमेंट राइटिंग के गाइडेंस के बिहाफ पे। संतुष्ट हैं आप लोग? कुछ मार्गदर्शन मिला कि कैसे अप्रोच लेके चलेंगे? अब सभी लोग से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मैंने स्ट्रक्चर बता दिया है, क्या क्रम होगा, पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके क्या बाद आएगा, और लास्ट में क्या आएगा। अब उस स्ट्रक्चर में आप लोग अटेम्प्ट करना शुरू करिए, लिखना शुरू करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट सिनॉप्सिस बनाना शुरू करिए।
बेटा कुछ नहीं रहेगा दिमाग में अगर सिनॉप्सिस, ये मैं लिख के दे सकता हूं, और सब कुछ रहेगा दिमाग में अगर सिनॉप्सिस बनाया है तो। इसको हल्के में मत लेना। सिनॉप्सिस है उसको बार बार देखो, दैट विल बी रिटेन्ड इन माइंड। नहीं है कुछ भी रिटेन नहीं होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ पक्का करके आओगे। तो विद दिस ऑनलाइन में, अच्छा पहले ही थैंक्स बोल दिया, पहले ही कहते हैं कि जाइए बहुत हो गया। थैंक यू ऑल। हाँ बोलो बोलो। एक क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है चलो करा देंगे। कटिंग प्रिवेंट करना, जस्ट वन लाइन, जस्ट वन लाइन दिव्या। प्रिवेंट कटिंग। बाद में आए तो मत लिखो यार, व्हाट हैज बीन हेल्ड तुमने लिख दिया मुकुल, बाद में नाम मत इंसर्ट करो, इंसर्शन थोड़ा फूहड़ जैसा लगता है। आप पॉइंट नहीं समझे, जैसे लैंडमार्क जजमेंट ने हेल्ड कर दिया कि पीसी एक्ट में कन्विक्शन सस्पेंड नहीं होगा, तो ये तो सेटल्ड लॉ बना दिया उसने ना कि पीसी एक्ट में नहीं होगा। तो व्हाट हैज बीन हेल्ड, जस्ट राइट दैट। पार्टी का नाम याद नहीं आ रहा, बाद में आ रहा है, इंसर्ट करे तो थोड़ा फूहड़ जैसा लगेगा, लिव इट, कोई दिक्कत नहीं। उसको तो मेन कंटेंट से मतलब है कि आपको वो चीज आता है या नहीं आता है, बाकी तो वो सब जानता है, वो आपसे ज्यादा जानकार जानने वाला बैठा हुआ है ना। ओके